जीएस पेपर 2 के पार्ट 1 इंडियन पॉलिटी पे डिस्कस स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हम एक शॉर्ट बेसिक कॉन्सेप्ट लेक्चर को लेके चल रहे हैं। देन हम प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे। कई बार हम सुनते हैं कि संविधान, कानून, नियम, विधान ये हैं क्या? क्या सब एक ही हैं? क्या ये शायद शब्द, सारे वर्ड एक ही हैं कि इनमें कुछ अंतर भी है? दूसरा, इस संविधान क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन क्या जरूरत है इसकी? और ये टर्म कहाँ से आया? संविधान के अंग, ऑर्गन्स क्या होते हैं? संविधान हमें क्या बताता है? किसी देश के संविधान को पढ़ के हम क्या जान पाते हैं? क्यों जानना जरूरी है भारत के संविधान को? हमारे सिलेबस में संविधान जो रखा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रखने की जरूरत क्या है? फिर संविधान नहीं होता तो व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? और क्या संविधान होने से ही वहां जिस भी देश में संविधान है, क्या वहां पे संवैधानिक व्यवस्था, संविधानवाद भी लागू हो जाता है, या इसके लिए अन्य प्रयास करने होंगे? ऐसे तमाम ऐसे प्रश्न हैं बुनियादी जो हमें पता होना चाहिए सेकंड पेपर को पढ़ते समय और उसके बारे में जब हम आंसर फ्रेमिंग करें उस समय। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं चर्चा उसी शुरू करूंगा ताकि आप समझ पाएं कि किसी भी देश के लिए संविधान की क्यों आवश्यकता है। फिर हम इसको और डिटेल डिस्कस करेंगे। इफ मैन वर एंजल्स, no government would be necessary. If angels were to govern man, neither external nor internal controls on government would be necessary. In framing government, which is to be administered by man over man, the great difficulties lies in this. You must first enable the government to control the governed, and in the next place oblige it to control itself. ये स्टेटमेंट इस बात को स्पष्ट करता है कि इसकी समझाई तो हम आपको देखिए समझ में आया कि संविधान का महत्व क्या है किसी देश के लिए। समझ ये है कि यदि मनुष्य, मानव एंजल्स होते तो कोई गवर्नमेंट, सरकार की आवश्यकता नहीं थी। सभी लोग अपने आप में बेहतर समझ और कोई भी गलत काम ना करने वाले लोग होते तो फिर शासन की आवश्यकता नहीं होती। यदि एंजल्स को लोगों को गवर्न करना होता, अच्छे लोगों के ऊपर शासन करना होता केवल, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल कंट्रोल की जरूरत नहीं है। वो लोग ही अच्छे, तो बेहतर वो जो कदम उठाएंगे वो जनहित उठाएंगे, तो आम व्यक्ति को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हमें ऐसी गवर्नमेंट बनानी है जिसमें लोगों के ऊपर लोगों के द्वारा ही शासन हो, अर्थात शासन करने वाले सामान्य लोग हों और जिन पर शासन हो रहा है वो भी सामान्य लोग हैं। तो स्टेटमेंट बताएं कि ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा मुश्किलात, डिफिकल्टी आती है, क्योंकि इसमें आपको सबसे पहले गवर्नमेंट को इस काबिल बनाना होगा कि वो शासन कर पाए, और दूसरी स्थिति में आपको ऐसे चेक एंड बैलेंस बनाने होंगे ताकि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर पाए।
ये स्टेटमेंट का लवोलुआब निष्कर्ष सारांश था कि यदि मनुष्य के ऊपर मनुष्य को शासन करना है तो हमें इस प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ेगी कि शासन सीमाओं के बाहर जाकर शक्तियों का दुरुपयोग ना करे। यहां से हमारा डिस्कशन स्टार्ट होता है, संविधान क्यों आवश्यक है। लगभग आपके दिमाग में एक बात क्लियर होगी कि ये एक प्रकार का फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का सेट है। संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक समूह है जिसके माध्यम से कोई राज्य या संस्था गवर्न करती है, और ये रूल्स सब मिलके बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो टर्म है कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड, ये लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटिव से निकल के आया है, जिसका इस्तेमाल किया जाता था रेगुलेशंस एंड ऑर्डर्स के लिए। तो बाद में ये बन गया कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल भाषा में संविधान जो शब्द है वो निकल के आया सर्वश्रेष्ठ विधान, अर्थात सर्वोच्च कानून। जब हम कानून की दुनिया में और नियम की दुनिया में सामाजिक व्यवस्था में जो हमारे ऊपर समाज के द्वारा बंदिशें लाई गई हैं, तो आम बोलचाल में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, संविधान, कानून, नियम। लेकिन इन शब्दों में सबसे ऊपर शब्द आता है वो आता है संविधान। ये जो संविधान है, इसी संविधान के तहत संवैधानिक सरकार बनती है। और जब मैं बात करता हूं संवैधानिक सरकार की, तो संवैधानिक सरकार में कार्यपालिका, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव की बात आती है। और इसमें जो लेजिस्लेटिव है, विधायिका, वो बनाती है कानून। लेकिन जो लेजिस्लेटिव है वो जो कानून बनाएगी वो संविधान के दायरे में बनाएगी। ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो संविधान सम्मत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ सपोर्ट नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करके आपने कोई उसको तोड़कर आपने कोई कानून ना दिया। तो ये दैनिक जीवन, क्योंकि संविधान तो बस एक बार बन चुका, संविधान बनाया, वो विघटन हो गया उसका। लेकिन उसके आधार पे जो व्यवस्था चलेगी, जो दैनिक कानून जो बनेंगे, जो लॉ बनेंगे, वो इस संविधान के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। फिर तीसरा एक वर्ड आता है नियम, रूल। ये जो कानून बनाया विधायिका के द्वारा, इसको लागू करेगी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जो कि पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है, जब ये कानून को लागू करेगी तो इस कानून को लागू करने के लिए वो रूल्स, रेगुलेशंस आदि बनाएंगे ताकि वो कानून लागू हो पाए। तो वो कहे जाएंगे नियम। तो इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया कि संविधान सबसे ऊपर है और बाकी सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो या फिर लॉ हो लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया गया या फिर रूल बनाया गया एग्जीक्यूटिव द्वारा, वो सब इसके दायरे के नीचे ही आते हैं। ये हमने चर्चा करी कि संविधान, कानून, नियम ये है क्या और क्या इनका महत्व है। अगला जो हमने क्वेश्चन रखा इसमें, इस संविधान के अंतर्गत आता क्या है। क्या है संविधान? केवल वो बुक जो 1949 में कंप्लीट की गई और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दी गई, क्या वही नियमों का समूह और नियमों की जो कोडिफाई किया जो लिखे गए, क्या केवल वही संविधान है कि संविधान इसके अतिरिक्त कुछ और भी है?
देखिए, कोई भी जो संविधान होता है वो उस देश की आवश्यकताएं और उस देश की बदलते हुए सामाजिक माहौल को लेकर बनाया जाता है ताकि वो उसकी डायनेमिक नीड्स को फुलफिल कर पाए। ऐसा नहीं कि 1950 संविधान जो बना था, आज हम 70 साल हो गए तो वो उसी रूप में मौजूद, उसमें बदलाव नहीं है। सामाजिक बदलाव आए हैं तो स्वाभाविक है संविधान में भी उसके अनुरूप बदलाव लाए गए होंगे। तो संविधान, जो मूल संविधान लेखन किया गया था, जो ओरिजिनल राइटिंग वर्क किया गया था, वो तो है ही। जो फंडामेंटल फॉन्ट जो लिखे गए थे वो तो है ही, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी सब। लेकिन उनमें जो अमेंडमेंट हुए वो भी संविधान के अंतर्गत माने जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये अमेंडमेंट हो पाना ही इस संविधान के प्रासंगिकता को, उसकी रिलेवेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फीचर है। तीसरा है कि हम देखते हैं कि समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं तमाम तरह के, जो हमारे यहाँ सामाजिक संघर्ष चल रहे हैं, जो तनाव चल रहे हैं, बदले हुए हालात हैं। तो सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी स्थिति में, क्योंकि जो संविधान लिखा गया है वो तो एक तरह से कोडिफाइड लैंग्वेज में लिखा गया है, बहुत कॉम्प्लेक्स लीगल लैंग्वेज में लिखा गया है, कुछ सिंपल लैंग्वेज तो है। तो इंटरप्रिटेशन लेके कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आते हैं, और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट जो होते हैं, एनालिसिस होते हैं, वो भी संविधान के अंतर्गत माने जाते हैं। तीसरा, हम देखते हैं कि कई सारे लीगल एक्सपर्ट्स और जुडिस्ट जो विधि के ज्ञाता हैं, वो समय समय पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जटिल जो कॉम्प्लेक्स विषय हैं उन पे वो लोग रिसर्च पेपर, डॉक्यूमेंटेशन रिलीज करते रहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कमेंट्री आदि वो रिलीज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि भाष्य, टीका आदि हिंदी में। तो इस तरह के जो पेपर्स होते हैं, जो लीगल इंटरप्रिटेशन जुड़े हुए हैं, ये सब भी संविधान के अंतर्गत माने जाते हैं। और पांचवा है जो लिखित नहीं है लेकिन वो भी संविधान में आ जाता है, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संविधान के अभिसमय। तो ये पांचों मिलके बनता है हमारा संविधान। केवल वो संविधान नहीं है जो कि 1950 में लाया गया था, उसमें बहुत बदलाव आ चुके हैं। जैसे हमने देखा कि मूल संविधान में शेड्यूल कितने थे और आज 12 के आसपास शेड्यूल हो चुके हैं। इसी प्रकार आर्टिकल्स तो नहीं चेंज हुए हैं, लेकिन आर्टिकल्स द ABCD जोड़ के हमने अमेंडमेंट किए हैं। तो उन सब चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं संविधान। तो यदि को प्रीलिम्स में आ जाए, मेंस में आ जाए कि क्या है संविधान के अंदर, क्या क्या आता है, तो सब चीज़ आती है। इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि भाई संविधान हम क्यों पढ़ें, क्या जरूरत है संविधान पढ़ने से, यदि हम किसी संविधान पढ़ते हैं तो हमें क्या जानकारी मिलती है। तो कोई भी देश का संविधान जो होता है वो बेसिकली वहां की राज्य की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट क्या है, भाई राजतंत्र है, मोनार्की है, रिपब्लिक है, गणराज्य है, क्या है वो। राजतंत्र तो एक व्यक्ति का शासन होगा, और गणराज्य होगा, रिपब्लिक होगा तो चुने हुए व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो चुना हुआ है, जो निश्चित कार्यकाल के लिए बन सकता है, अर्थात उस राज्य का जो भी व्यक्ति है उसके पास उस सर्वोच्च पद को पाने की अधिकार है गणराज्य में। और राजतंत्र में तो अनुवांशिक होगा, हेरिडिटी एक ही प्रवाह से बनेंगे। तो हम उस संविधान को पढ़ के ये जान पाते हैं कि वहाँ की संरचना कैसी है। दूसरा, इससे हमें समझ में आता है कि सरकार की संरचना, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों।
हॉरिजॉन्टल की बात मैं ये कर रहा हूँ कि भाई वहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर है कि यूनिटरी है, एकात्मक है कि संघात्मक है, कि भाई वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है कि अध्यात्म व्यवस्था है, यूके के समान, यूएसए के समान। तो ये सरकार की संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है, ये भी हमें संविधान को पढ़ के जान पाते हैं, ये इसका महत्व आ जाता है। फिर तीसरा महत्व है कि सरकार के अंग कितने हैं, ऑर्गन्स कितने हैं। जैसे हमने अभी चर्चा की कि इंडिया में 3 अंग हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी। तो ये भी हमें जान पाते हैं कि भाई अंग कितने हैं, किस तरह से हमने सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल को स्वीकार किया है, कल हम चर्चा कर चुके हैं मॉन्टेस्क्यू सिद्धांत में, कैसे आया और इसके पीछे क्या उद्देश्य था। मॉडर्न सोसाइटी में हमने क्यों सेपरेशन प्रिंसिपल जो सिद्धांत उसको स्वीकार किया है, और इंडिया में ये भी कहा था कि इंडिया में इस स्थिति किस प्रकार की है, वर्ल्ड ओवर क्या स्थिति है, क्या आइडियल रूप में सेपरेट पावर स्थापित होता है। ये तमाम चीज़ें हम पहले क्लास में लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, जो आप देखेंगे वीडियोस एमपीपीएससी के वहाँ पर मिलेंगे। अगला जो महत्व है कि जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग कैसी है, क्या काम कर रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, इनको कॉन्स्टिट्यूट गठन कैसे किया गया, इनके दायरे क्या हैं, ये तमाम चीज़ें हम उस संविधान से जान पाते हैं जो राज्य के लिए बनाया गया था। इससे भी बढ़ के जो 3 बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है जो आपको पता होना चाहिए, 5, 6, 7, वो है पांचवा ये है कि संविधान पढ़कर हम ये जान पाते हैं कि वहाँ के जो व्यक्ति हैं अर्थात जो नागरिक हैं उनके पास किस किस प्रकार की आज़ादियाँ, स्वतंत्रता हैं, अधिकार क्या क्या है उनके पास और कितने अधिकार हैं। देखिए, संविधान का सबसे नाम ही है विधान को चीज भानना मतलब जिन पर लागू हो रहा है उन व्यक्तियों को सीमित करना, असीमित शक्ति नहीं देना, और सिर्फ उन्हीं को सीमित नहीं करना, उस सरकार को भी सीमित करना, उस राज्य को भी, स्टेट को भी सीमित करना जो उन व्यक्तियों ने ही चुनी है। तो राज्य को भी ये काउंटर करता है, कंट्रोल करता है। हमने शुरुआत में बोला था, मैंने आपको जो स्टेटमेंट दिया उसमें लिखा था कि राज्य को भी कंट्रोल करेगा और गवर्नमेंट को भी जो लोग शासित होंगे उनको भी कंट्रोल करेगा, क्योंकि असीमित शक्ति जो है वो विनाश का द्वार खोलेगा। तो ये सब समझते हुए इंडिविजुअल के फ्रीडम राइट्स ये भी संविधान को पढ़कर हम जान पाते हैं किस हद तक बंदिशें लाई गई हैं, किस हद तक सीमाएं लागू हैं। अगला है स्टेट मतलब राज्य जिसको लोगों ने चुना है, और व्यक्ति, इनके बीच में बैलेंस को भी हम जान पाते हैं संविधान को पढ़ने के बाद। ऐसा तो नहीं है कि एब्सोल्यूट पावर स्टेट को मिल गई हो, या ऐसा तो नहीं है कि लोगों को फ्रीडम ज़्यादा मिल गई हो। तो कुल मिला के ये इस बात को इंश्योर करता है कि स्टेट के पास जो पावर है गवर्न करने की और इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। ऐसा नहीं हो कि या तो फ्रीडम इतनी ज़्यादा हो जाए कि वो स्टेट के कंट्रोल में रहे, या स्टेट का कंट्रोल इतना ज़्यादा हो जाए कि इंडिविजुअल फ्रीडम चली जाए। वो इंडिविजुअल जिसने स्टेट को चुना उसी का स्टेट द्वारा शोषण हो। तो ये बातें हैं। और लास्ट है कि इस सब चीज़ों को लेकर संविधान कुछ ऐसे सिद्धांतों को, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को सेट करता है जिससे व्यवस्था स्मूथ चल पाए। ये तमाम जो बातें हैं ये हमें बताती हैं कि हम संविधान क्या है और इसको हम पढ़ने से क्या जान पाते हैं, क्या इसका महत्व निकल के आता है। लास्ट है कि वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, हमें संविधान की जरूरत क्या है। तो इसका जो उत्तर है इस फ्रेम डायग्राम में दिया गया है कि व्यक्ति, इंडिविजुअल जो होता है उसकी एक सीमा होती है।
उस सीमा में रहकर ही वो अपने तमाम कार्यों को निपटा सकता है। इंडिविजुअल की जो लिमिटेशंस हैं वो कलेक्टिव एफर्ट्स के द्वारा हम दूर कर सकते हैं। तो कलेक्टिव एफर्ट्स का मतलब ये हो गया कि जब एक व्यक्तियों का जो समूह बना तो उसको हमने बोला समाज, इन्हीं व्यक्तियों से मिलकर बना। और ये जो समाज है, इस समाज ने राज्य को पैदा किया। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति इकट्ठे होंगे एक जगह समाज के रूप में, तो उनके बीच में कई प्रकार के सामाजिक संघर्ष शुरू होंगे। इस सामाजिक संघर्षों के समाधान के लिए ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, इनको शॉर्ट आउट करने के लिए स्टेट बनाएंगे सोसाइटी, समाज के लोग। और ये जो स्टेट है, जब ये बन जाएगा, कहते व्यक्तियों ने स्टेट बनाया, अब यही स्टेट व्यक्तियों पर गवर्न करेगा। तो जब ये स्टेट व्यक्तियों पर गवर्न करेगा तो दो एंटिटी निकल के आएंगी, एक तरफ इंडिविजुअल है और दूसरी तरफ स्टेट है। अब समस्या ये है कि व्यक्ति और स्टेट के बीच बैलेंस होना बहुत जरूरी है। व्यक्ति प्रतीक है, सिंबल है फ्रीडम का, और सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य, प्रतीक है पावर का। सोवरेन स्टेट का मतलब होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में, इश्यूज में स्वयं की ताकत के बल पे बिना किसी दबाव के निर्णय लेने में सक्षम हो, कैपेबल हो। ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं सोवरेन स्टेट, संप्रभु राज्य। अब यदि हम राज्य को संप्रभु बना रहे हैं, एब्सोल्यूट बना रहे हैं, तो एब्सोल्यूट पावर जो है करप्शन को पैदा कर देती है। तो ऐसी स्थिति में शक्ति का मिसयूज ना हो, उसको रोकने के लिए आवश्यक है कि राज्य और व्यक्ति के बीच में एक संतुलन बने, और इस संतुलन के लिए ही संविधान लाया गया है। बड़ी विडंबना है कि जिस व्यक्ति ने राज्य को बनाया वही राज्य और व्यक्ति पर शासन कर रहा है, और यदि उस राज्य को, संप्रभु राज्य, सोवरेन स्टेट को कंट्रोल नहीं किया गया, तो व्यक्ति ने जिस आशा के साथ राज्य को बनाया कि ये हमारे सर्वांगीण विकास के लिए सामाजिक संघर्षों को खत्म करेगा और जो हमारे विकास के लिए आवश्यक दशाएं, अनुकूल दशाएं, उसको राज्य हमें मुहैया कराएगा, उपलब्ध करवाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत आवश्यक रहता है कि हम राज्य को भी नियंत्रण में रखें, सीमाओं में रखें, और व्यक्ति की आज़ादी को भी सीमाओं में रखें। तो संविधान बेसिकली सीमाओं को निर्धारित करने का एक तरीका है, ताकि सारी व्यवस्थाएं उस सीमाओं के भीतर रहते हुए कार्य करें, कोई इसका वॉल्यूशन ना करे। यदि हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो हम ये कहते हैं कि संविधान एक ऐसी नैतिक स्थिति, एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, एथिकल और मॉरल, जिसमें सभी लोग को एग्जिस्टेंस साथ ऐसे, मतलब सह अस्तित्व का रहकर, कलेक्टिव रहकर, सामूहिक रहकर, बिना किसी एक दूसरे के आज़ादी को कमजोर किए बिना इंक्लूसिव, समावेशी विकास कर पाते हैं। तो ये है संविधान की आवश्यकता का कारण, वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। और ये संविधान मिले तो हमें क्या फ़ायदे होंगे, ये तमाम बातें हमने चर्चा करी। इस सीरीज में हम ऐसे ही कई और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो राज्य क्या है। अब देखिए, राज्य को हम कई पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। एक अपने यहाँ
जो प्रोविंस है उनको भी राज्य बोलते हैं, संविधान में अपने उनके लिए भी राज्य इस्तेमाल किया गया है। और राज्य कंप्लीट कंट्री के लिए भी इस्तेमाल किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो नेशन भी इस्तेमाल किया गया है हमारे संविधान में, देश भी, कंट्री भी शब्द इस्तेमाल किया गया, डीपीएसपी देंगे, सब चीजें इस्तेमाल की गई हैं। तो इनमें बेसिक अंतर क्या है? और एक और चीज, क्या संविधान बनने से ही वहां संवैधानिक व्यवस्था लागू हो जाएगी? नहीं, इस बात को सुनना पड़ेगा। संवैधानिक व्यवस्था जो है, संविधानवाद बोलते हैं हम जिसको, इसका तात्पर्य यह है कि जो नियम बनाए गए हैं वे सभी पे एक समान लागू हों। ऐसा नहीं कि राज्य ने जो नियम बनाए राज्य पे वो लागू नहीं हो रहे, बाकी सब पे लागू हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान तो वहां है लेकिन संविधानवाद नहीं है ना? तो ये संविधानवाद में अंतर है। संविधान तो नियमों का एक, दस्तावेजों का एक समूह है, लेकिन संविधानवाद उस दस्तावेजों के समूह के न्यायपूर्ण तरीके से लागू होना है ना? जैसे जर्मनी में हिटलर के समय संविधान था, लेकिन वो संविधानवाद नहीं था वहां पे। क्यों? क्योंकि वो बाकी लोगों के और कुछ और था और हिटलर के लिए कुछ और था। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यवस्था है तो संविधान है लेकिन संविधानवाद नहीं है। और संविधानवाद कब होगा? जब वो जो संविधान बना है वो लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया हो और उसको लागू करने के लिए भी उसी प्रकार की व्यवस्थाएं मौजूद हो। इसको हम अगले डिस्कशन में और लेंगे, संविधानवाद और संविधान क्या व्यवस्था है। लेकिन यहाँ से जो मैंने कुछ क्वेश्चन मेंस डिस्कस कर दिए वो क्या है संविधान, हम संविधान जान किस तरह से हम ये राज्यों और व्यक्ति के सीमाओं को निर्धारित करता है ये हम जान पाए, किस प्रकार व्यक्ति के द्वारा ही राज्य का निर्माण किया जाता है और कभी जब वहाँ पे संतुलन नहीं रहता है, संविधानवाद बिगड़ जाता है तो वही राज्य व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाता है। राज्य मतलब शक्ति और व्यक्ति मतलब स्वतंत्रता, इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए ही संविधान आवश्यक है। तो ये हमने डिस्कशन किया जीएस पेपर 2 के पार्ट 1 टॉपिक को लेकर।